हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। ये है हमारी एग्ज़ाम सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने यूनिट 1 के बचे हुए जो हमारे टॉपिक्स हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपका लीनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, उन कॉन्सेप्ट्स को और उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप आगे और कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू कॉम्प्लेक्स करते नंबर हैं। क्या है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, a प्लस आई बी की फॉर्म में, तब हम उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। a और b मेरी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं और ये जो i है, ये i होता है आयोटा। i की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1 और आई क्यूब की वैल्यू हो गई -i। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे ना, एंड आई स्क्वायर इज -1 तो -i आ जाएगा। ये आगे यूज होंगी वैल्यूज, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसमें जो ये a है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ये जो a है इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये जो आई बी है, यानी जिस भी टर्म के साथ आयोटा आ रहा है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो, अभी हम ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स आनी चाहिए अच्छे से। देखो, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कह रहा है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर मुझे इस z का कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, तो जो इमेजिनरी पार्ट है ना, बस उसका साइन चेंज कर दो। z को z बार में कैसे कन्वर्ट करना है? a प्लस आई बी हमारा हो जाएगा a माइनस आई बी। तो ये मेरा कॉन्जुगेट हो गया इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब हमें पता लग गया कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। Complex matrix. If at least one element of a matrix is complex number, that is a plus ib, where a and b are real and iota is under root -1, then the matrix is called complex matrix. क्या कह रहा है ये? मैट्रिक्स हमने पढ़ा है ना कि मैट्रिक्स हमारी अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की, m क्रॉस n में m नंबर ऑफ रोज होती है, n नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो वो जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स है ना, उसमें अगर कोई एक भी नंबर मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म का मिल गया, एटलीस्ट का मतलब होता है या तो एक से ज्यादा कितने भी हो जाए, चाहे सारे हो जाए, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कम से कम एक अगर मिल गया तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। देखो जरा एग्जांपल, देखो ए मैट्रिक्स देखो, 0 1 आयोटा -1। क्या मुझे कोई एक एंट्री इसमें कॉम्प्लेक्स मिल रही है? आयोटा को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? a प्लस आई बी, ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आई बी, जिसमें a मेरा 0 है, b मेरा 1 है, तो ये रियल वैल्यूज, तो ये मुझे क्या मिल गया? आयोटा। तो ये आयोटा भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ ना, a प्लस आई बी की फॉर्म हुई ना ये, तो इन सारे एलिमेंट्स में से कम एक मिल गया, इट मीन्स कि ये है एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सेम इधर आ जाओ, कम से कम एक होना चाहिए, एक, इसमें तो 2 हैं, एक के बाद कितने भी हो, एक अगर कम से कम मिल गया तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सी में देखो 1 0 0 2, क्या इस मैट्रिक्स में एक भी एलिमेंट ऐसा है? बताओ जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। डी में आ जाओ, 2 + 3 आयोटा 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 1 - 2 आयोटा, इसमें तो चारों ही कॉम्प्लेक्स हैं, इट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज, चेक करो ई में 1 2 4 0 आयोटा 6 1 2 माइनस आयोटा, दो एंट्रीज मिल रही है ना जो कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स ये भी हमारा कैसा है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। एफ जी एच देखो, एफ में देखो, क्या एक भी कॉम्प्लेक्स एंट्री मिल रही है? नहीं मिल रही ना, इट मीन्स ये मेरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं है। जी बिल्कुल है, एच बिल्कुल है। तो ये हमारी क्या थी कि अगर मैट्रिक्स में कोई एक भी एंट्री कॉम्प्लेक्स आ रही है, इट मीन्स वो मेरा कैसा मैट्रिक्स है? वो मेरा एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब देखो, एक टर्म होती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आपने पढ़ा होगा और आपको आता भी होगा। हम इसमें क्या करते हैं? रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और कॉलम को रो में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा कोई मैट्रिक्स है। अच्छा, ये काम हम रियल मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ भी, है ना। मुझे रो को कॉलम में बदलना है, कॉलम को रो में। ये मेरा मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये इसकी एंट्रीज हो गई, 3 × 3 का मैट्रिक्स हो गया। मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को हम ए कॉम्प्लीमेंट यानी डैश प्राइम कुछ भी बोल लो, या तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे या ए टी से करेंगे। तो 2 - 1 माइनस आयोटा, ये रो था, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरीके से थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरा इस ए मैट्रिक्स का क्या मिल गया? ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब अभी हमने नंबर का निकाला था, अब हम एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट देखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। देखो, इन द गिवन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स चेंज द साइन ऑफ ऑल इमेजिनरी पार्ट। बेसिकली कॉन्जुगेट का मतलब ही ये है कि हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वहां पे जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा हम उसका साइन चेंज कर देंगे। देखो जरा, ये मैट्रिक्स ए है, ये इसकी एंट्रीज हैं, मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है।
देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2i, बिल्कुल है, तो यहाँ आ जाएगा 2i का -2i। 0 रियल पार्ट है, इसको एज इट इज छोड़ दो। 4 + 3i में इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3i, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 3i। यहाँ -1 माइनस आयोटा है, तो ये आ जाएगा -1 + आयोटा। 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स है, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। इधर 2 आयोटा + 4। अच्छा ये मत कंफ्यूज होना, जो पहले लिखा है वो इमेजिनरी है या पहले लिखा है वो रियल है। आयोटा जिसके भी साथ है वो इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है। तो यहाँ 2 आयोटा का ही साइन चेंज होगा, चाहे वो इधर लिखा हो चाहे वो इधर लिखा हो। तो ये हमारा आ जाएगा -2 आयोटा। इधर 4 आयोटा है, इधर -4 आयोटा आ जाएगा। इधर 3 - 4 आयोटा है, तो 3 + 4 आयोटा। 3 + आयोटा, तो यहाँ पर 3 - आयोटा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उनके जो भी इमेजिनरी पार्ट थे, मैंने सभी के साइन चेंज करके यहाँ लिख दिया। तो ये मुझे मिल गया इस गिवन मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। समझ आया? एक और एग्जांपल देखो, छोटा सा है ये बी। ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स का, तो आयोटा का माइनस आयोटा। 0 1 एज इट इज, क्योंकि रियल पार्ट है। 1 और 2 एज इट इज, आयोटा का माइनस आयोटा। और ये 0 0 1 एज इट इज। बस जो जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज करना है, बाकी एज इट इज रखना है। ठीक है, अब ट्रांसपोज हमने पढ़ लिया, कॉन्जुगेट हमने पढ़ लिया। अब एक और टर्म देखो अब हमारा मेन जो हमें सबसे ज्यादा यूज होगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट समझ रहे हो? ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को मिला के हमने वर्ड बना दिया ट्रांजुगेट। इट इज ईदर ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कह रहा है भाई? या तो किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पहले निकाल कर फिर कॉन्जुगेट कर दो। यानी कि ए कॉन्जुगेट का साइन ही बताया था ना, तो ए मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया एंड देन उसको ट्रांसपोज कर दिया, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दिया देन कॉन्जुगेट कर दिया। इसको हम कंबाइन कर दें इस सिंबल को, तो हमारा ए स्टार या ए थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, ये मैट्रिक्स ए है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, दिख रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का क्या मतलब है? सारी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को रोज में, तो मुझे ट्रांसपोज मिल गया। अब इस ए ट्रांसपोज का मुझे निकालना है कॉन्जुगेट, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ये लिख दिया, देखो जरा, प्लस आयोटा का माइनस कर दिया, -4 माइनस आयोटा का -4 प्लस आयोटा, 4 आयोटा -4 आयोटा। तो ऐसे करके मुझे ये क्या मिल गया? ये मुझे ए स्टार मिल गया। क्या है ये है ए स्टार। अब ये हमने एक तरफ से निकाला, यहां मैंने पहले ट्रांसपोज निकाला था, अब मैं क्या करती हूं, पहले इसका मैं कॉन्जुगेट निकाल लेती हूं। देखो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाला तो ये मिल गया, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, ये मिल गया। चेक करो क्या ये और ये दोनों सेम मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो इट मींस ट्रांजुगेट निकालने के लिए या तो पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज निकालो फिर कॉन्जुगेट कर दो, आंसर सेम मिलेगा। तो ए स्टार इज इक्वल टू ए थीटा, इट विल बी दी ट्रांजुगेट टाइप्स का, दैट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए स्टार इज इक्वल टू ए। ए स्टार इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है? ए स्टार हमने पढ़ा था ट्रांजुगेट होता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम या तो सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालें देन ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज निकालें देन कॉन्जुगेट करें। वो हमारा किसके इक्वल आएगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इट मीन्स दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, एक प्रॉपर्टी है, एक जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा रियल होंगे। हमारा जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है अगर एक भी एंट्री कॉम्प्लेक्स हो गई तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स में से पता लगाना है मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं। तो अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्री रियल हैं, अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्री रियल हैं तो ये नहीं कहेंगे कि वो हर्मिशियन है, लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज हमारी रियल होंगी। अब ये देखो, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, मुझे चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स में जितना भी इमेजिनरी पार्ट है उस सबका साइन हम चेंज कर देंगे। कर दिया। अब इस कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इट मीन्स रो को कर देंगे कॉलम में ट्रांसफॉर्म, कॉलम को कर देंगे रो में ट्रांसफॉर्म। चेक करो क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एग्जांपल्स देखो अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है चेक या शो या वेरीफाई कि इट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स और नॉट, तो हमारे पास एक ही तरीका है डिस्क्रिप्टिव, कॉन्जुगेट निकालो, ट्रांसपोज निकालो, चेक करो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं। लेकिन अगर हमें जस्ट बाय अ लुक चेक करना है, यानी बस देखते ही पता लग जाए कि ये हर्मिशियन है या नहीं, उसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो रियल होंगी, ये हमने पढ़ा। अब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके लिए क्या ट्रिक है? देखो जब भी हमारे पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो उसमें ये जो हमारी सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, सपोज यहाँ पर तुमने एक पेन रख दिया, अब जब मैं इसको डायगनली ओवरलैप करूंगी तो ये एंट्री इसके सिमेट्रिक होगी, ये इसके सिमेट्रिक होगी, ये इसके सिमेट्रिक होगी, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि ये एंट्रीज रियल। यहाँ अगर a प्लस आई बी है तो यहाँ a माइनस आई बी होगा, यहाँ c प्लस आई डी है तो यहाँ c माइनस आई डी होगा, यहाँ p प्लस आई क्यू है तो यहाँ पर p माइनस आई क्यू होगा। अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। देखो अब जरा एग्जाम्पल देखते ही बताएंगे हम।
ये मैट्रिक्स है, सबसे पहली कंडीशन चेक करो कि क्या सारी डायगोनल एंट्रीज रियल हैं, ये 102 रियल है। अब चेक करो कि जो हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं क्या वो सिमेट्रिक हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। यहाँ 1 + i, यहाँ 1 - i, यहाँ 2 + 3i, यहाँ 2 - 3i, यहाँ 1 - 3i, यहाँ 1 + 3i। इट मीन्स कि ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स है ये कैसा है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला काम मेरा है चेक करना कि क्या जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो प्योरली रियल हैं। देखो 1 आयोटा और 2 आयोटा तो एक कॉम्प्लेक्स एंट्री हो गई। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन नहीं है। यहाँ चेक करो 2 - 2 1 - 1 रियल है। आयोटा माइनस आयोटा, 2 आयोटा - 2 आयोटा, 3 आयोटा 3 आयोटा, ये तो नेगेटिव नहीं हुआ। इट मीन्स ये हर्मिशियन नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स कॉन्जुगेट होने चाहिए, ये नहीं कि डायगोनल एंट्री रियल है, इनके तो कॉन्जुगेट हैं, इसकी नहीं है तो छोड़ दो ना। अगर एक भी एंट्री का कॉन्जुगेट नहीं मिल रहा है या कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसको हम हर्मिशियन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है डायगोनल एंट्री कॉम्प्लेक्स आ गई, इसका मतलब ये तो हर्मिशियन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 रियल है। आयोटा माइनस आयोटा, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, क्या ये मैट्रिक्स मेरा हर्मिशियन है? बिल्कुल है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। लॉन्ग ट्रिक मतलब नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव मेथड वही है, ये तो बस देखते ही तुम पता लगा सको कि सही तुमने किया है या नहीं किया है, उसके लिए है। बाकी डायरेक्टली नहीं लिखना है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में होगा। प्रॉपर सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ट्रांजुगेट निकालोगे, इक्वल दिखाओगे, देन लिखोगे हर्मिशियन। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ A* = -a। क्या पढ़ा था हमने, A* यानी कि ट्रांजुगेट, अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर ईदर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर्स ऑफ द फॉर्म आयोटा बीटा वेयर बीटा इज अ रियल नंबर। कहने का मतलब है हर्मिशियन में जो डायगोनल एंट्री है वो प्रॉपर रियल होगी, रियल एंट्री होनी चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन में या तो वो एंट्री 0 होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। A + IB होता है ना, तो A हमेशा 0 होगा, IB की फॉर्म में होगा वो, यानी आयोटा बीटा। यहाँ पे एग्जाम्पल से लिया है। एग्जाम्पल से देखो, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मुझे चेक करना है क्या ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो सबसे पहले ट्रांजुगेट निकाल लो। ये मैंने निकाल लिया ट्रांसपोज, सॉरी ये मैंने पहले कॉन्जुगेट निकाला है, यानी जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, देन उसका ट्रांसपोज निकाल लो, देन उसका नेगेटिव कर दो। क्या ये और ये सेम आ गया? बिल्कुल आ गया। इट मीन्स कि ए मेरा कैसा हो गया, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि देखते ही हम कैसे पता लगाएं कि स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अभी मैंने बताया जो डायगोनल एंट्री है भाई वो या तो 0 होगी कंप्लीटली या फिर वो आयोटा बीटा की फॉर्म में होगी। बीटा रियल को बिलोंग कर रहा है, यानी बीटा अगर 0 हो गया तो ये एंट्री 0 हो जाएंगी। बाकी बीटा 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, रियल पार्ट नहीं होगा इसमें। अब देखो स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन में क्या डिफरेंस है। जब हमने हर्मिशियन पढ़ा था तो ये जो मेरी सिमेट्रिक एंट्रीज थी वो कॉन्जुगेट थी एक दूसरे के। यहाँ क्या होगा, ये जैसे A + IB है ना, तो यहाँ रियल पार्ट का साइन चेंज होगा, इमेजिनरी का एज इट इज रहेगा। A + IB का -A + IB हो गया। यहाँ अगर C + ID है तो यहाँ -C + ID होगा। यहाँ अगर P + IQ है तो यहाँ पर -P + IQ होगा। देखो जरा एग्जाम्पल से, यहाँ देखो पहले डायगोनल एंट्री चेक कर लो, 0 है यानी कि चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप डन। आयोटा आयोटा 1 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा, रियल पार्ट का साइन चेंज हुआ, इमेजिनरी सेम। 3 - 4 आयोटा -3 - 4 आयोटा। इट मीन्स कि ये कैसा हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया। नेक्स्ट देखो आयोटा 2 आयोटा -3 आयोटा, यानी कि प्योरली इमेजिनरी है। इधर आयोटा है, इधर 3 आयोटा है, यहाँ आयोटा होना चाहिए था ना, तो बात ही खत्म हो गई। इट मीन्स कि ये मेरा स्क्यू हर्मिशियन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी। आयोटा आयोटा 1 - आयोटा -1 - 2 आयोटा, 3 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा। इट मीन्स सिर्फ रियल पार्ट्स के साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये मेरा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। इसमें देखो आयोटा 0 2 आयोटा, भैया तो प्योरली इमेजिनरी है या 0 है, डायगोनल एंट्री सही है इसकी। आयोटा आयोटा साइन सेम है, 2 + आयोटा -2 + आयोटा, रियल पार्ट का साइन चेंज हो गया। 3 + आयोटा -3 + आयोटा, रियल पार्ट का साइन चेंज हो गया। इट मीन्स कि ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये मेरा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 1 दिखते ही स्क्यू हर्मिशियन की बात खत्म, क्योंकि 1 नहीं होना चाहिए, या तो प्योरली इमेजिनरी या 0। इट मीन्स इट इज नॉट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इधर आ जाओ, आयोटा 2 आयोटा 0, या तो 0 है या प्योरली इमेजिनरी है, चलो ठीक है। 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, -2 + 3 आयोटा, जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो इट मीन्स कि ये मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप देखते ही पता लगा सको कौन सा मैट्रिक्स हर्मिशियन है, कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है। अदरवाइज मेथड प्रॉपर यूज करना है डिस्क्रिप्टिव, कि पहले ट्रांसपोज निकालो, कॉन्जुगेट निकालो, चेक करो नेगेटिव के इक्वल आ रहा है या नहीं, देन आप बताओगे कि आपका मैट्रिक्स का 3 ही टाइप हमें पढ़ने हैं। हर्मिशियन हमने पढ़ लिया, स्क्यू हर्मिशियन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, हमने ट्रांजुगेट टर्म पढ़ी थी, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम यूनिटरी कब बोलेंगे, अगर मैं
ए इंटू ए स्टार करूँ तो वो आई के इक्वल आए, और ए स्टार इंटू ए करूँ वो भी आई के इक्वल आए, तब मैं बोलूंगी कि जो मेरा गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिटरी है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं करना है बस ए स्टार इज इक्वल टू आई दिखा दिया और हो गया। इट इज ओनली दी हाफ कंडीशन सेटिस्फाइड। कंप्लीट कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? ए स्टार इज इक्वल टू आई दिखाओगे और ए स्टार ए इज इक्वल टू आई दिखाओगे, तब तुम्हारी कंप्लीट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, दोनों तरफ का दिखाना है। ए इंटू ए, हमें पता है ना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इंटू बी जब करते हो तो वो जरूरी नहीं है बी इंटू ए के इक्वल हो, तो इसलिए हमें करके दिखाना पड़ेगा कि ए स्टार इज इक्वल टू आई आएगा और ए स्टार ए भी इज इक्वल टू आई ही आएगा। अब एग्जाम्पल देखो फटाफट से। ये मैट्रिक्स है 1/√3, 1 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1। मुझे चेक करना है क्या ये यूनिटरी है या नहीं। तो यूनिटरी निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए कॉन्जुगेट। पहले मैंने ए बार निकाला, जो भी मेरे इमेजिनरी थे 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा हो गया, 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा हो गया। उसके बाद मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी कि रो कॉलम में कॉलम रो में, तो ये मेरा ए स्टार बन गया। अब मुझे क्या सॉल्व करना है? ए स्टार इंटू ए। ये मेरा ए स्टार आया था, ये मेरा ए आया था, मैंने दोनों को लिख लिया। अब देखो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 हो जाएगा। अब ये 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हो उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू -1, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 -1 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा -1 इंटू -1। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा ये। मुझे पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जब मैं यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 1/3 3003 और ये हो गया 1001 इज इक्वल टू आयोटा। तो ए स्टार इंटू ए करने पर मुझे आई मिल गया। अब सेम इसी तरीके से जब मैं ए इंटू ए स्टार करूंगी 1/√3, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरा ए और ए स्टार दोनों सेम ही आ रहा है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का बन रहा है ना केस, ए और ए स्टार दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो ये मैं कैलकुलेशन दोबारा से करके नहीं दिखा रही हूँ पूरा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। इट मीन्स ए स्टार इज इक्वल टू आई आ गया, क्योंकि ए इंटू ए स्टार भी आई के इक्वल आया, ए स्टार इंटू ए भी आई के इक्वल आया। इट मीन्स जो मेरा गिवन मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है? वो पॉइंट्स कुछ टर्म्स हैं जो हमें लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पढ़ने के पहले जानना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, एनी ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन एन वेक्टर। अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर्ड एन टपल है नंबर्स का, उसको हम एक एन वेक्टर बोलते हैं। अब एन टपल का क्या मतलब है? टपल इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, द वैल्यूज कैन बी रिपीटेड। टपल क्या है? एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है जिसके अंदर वैल्यूज आती हैं और वो वैल्यूज रिपीटेड भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 4 6 कुछ भी हो सकता है। एन टपल यानी कि उसके अंदर एन एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बाय ऑर्डर्ड एन टपल वी मीन अ सेट ऑफ एन नंबर्स इन विच द प्लेस ऑफ ईच नंबर इज फिक्स्ड। यानी कि एन टपल का मतलब हो गया एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस जिसके अंदर एन वैल्यूज होंगी, हर किसी की अपनी एक जगह होगी और उन सभी की जो वैल्यू है वो आपकी रिपीट हो सकती है। अब एग्जांपल से देखो, इफ x1 x2 x3 अप टू xn बी एनी एन नंबर्स, x1 से लेके xn तक मैंने लेट कर लिया, कोई n नंबर्स है, देन दी ऑर्डर्ड एन टपल, ऑर्डर्ड एन टपल क्या होगा? मैं इस तरीके से ओपन ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी x1 x2 अप टू xn, इसको हम बोलेंगे एन वेक्टर। ये जो बन के आया है ना, इसको बोला जाएगा एन वेक्टर। और एन क्या होगा? मेरा इसके अंदर जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम एन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 0 2 -1 ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो गया, तो ये एन टपल हो गया, यानी कि 4 टपल हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? एन वेक्टर बोलते हैं। 1 0 2 -1 कितने एलिमेंट्स है? 4, तो ये हो गया 4 वेक्टर। ऐसे ही 2 7 5 -3 4 एलिमेंट्स है ना, तो इसको हम 4 वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, The n numbers x1, x2, x3, x4 up to xn are called components of n vector। यानी कि जो मैंने n वेक्टर अभी पढ़ा उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना उसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं n वेक्टर के। ये जो है ना x1, x2, x3, x4 जो ये अंदर यहाँ आ रहे हैं, इनको हम वेक्टर के कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब वेक्टर में भी रिटर्न एज अ रो और कॉलम वेक्टर। वेक्टर को रो वेक्टर में भी लिख सकते हैं और कॉलम वेक्टर में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर मेरा ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, देन ईच रो ऑफ ए विल बी, ए की हर एक रो को हम बोलेंगे n वेक्टर और हर एक कॉलम को हम बोलेंगे m वेक्टर। अ वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर ऑल जीरो इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। कंपोनेंट्स यानी कि वेक्टर के अंदर के एलिमेंट्स, अगर किसी वेक्टर के अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो उनको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। वो कुछ इसी तरीके से लिखा जाएगा, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 0 0 0। नेक्स्ट देखो, लेट x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, y इज इक्वल टू y1 y2 अप टू yn। ये दो वेक्टर्स हो गए xn और yn, है ना? इसमें n कंपोनेंट्स है, इसमें भी n कंपोनेंट्स हैं। देन x इज इक्वल टू y, अगर मुझे चाहिए कि मेरा x इज इक्वल टू y हो तो ये सिर्फ कब पॉसिबल है? अगर हर एक कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हो, यानी कि x1 इज इक्वल टू y1 हो, x2 इज इक्वल टू y2 हो, x3 इज इक्वल टू y3 हो। सिर्फ उसी केस में मेरा x वेक्टर y वेक्टर के इक्वल होगा। इफ xi इज इक्वल टू yi फॉर i इज इक्वल टू 1 2 अप टू
n। अगर मुझे करना है x प्लस वाई तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करके वेक्टर बनाएंगे, यानी x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn। अगर मेरा k कोई भी एक स्केलर है तो हम kx अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, हर एक कंपोनेंट में इस k स्केलर का मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। देखो ये सब इसलिए बता रहे हैं, ये अभी जब हम लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस आगे निकालेंगे ना तो उसमें काम आएगा, उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। देखो n वेक्टर्स मैंने लेट कर लिए e1 1 0 0 1, e2 0 1 0 0, en 0 0 0 अप टू 1। इनको हम फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। e1 का मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट 1 होगा, बाकी सब 0। e2 का मतलब है सेकंड कंपोनेंट 1 होगा, e3 का मतलब है थर्ड कंपोनेंट 1, en का मतलब है nth कंपोनेंट 1, बाकी सब 0। तो इनको हम फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री वेक्टर्स बोलते हैं। अब हम आते हैं लीनियर डिपेंडेंस पर। देखो जरा, लीनियर डिपेंडेंस, अ सेट ऑफ Rn वेक्टर्स x1 x2 xr। अच्छा, अब इस चीज को ध्यान से समझो, कहने को बहुत इजी है लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमने अभी पढ़ा था n वेक्टर्स हैं भाई, 4 वेक्टर 4 वेक्टर 4 वेक्टर, अभी पीछे एग्जांपल पढ़े थे, उस तरीके के मेरे पास r वेक्टर्स हैं, ठीक है। इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट r स्केलर्स नंबर्स k1 k2 up to kr not all 0 such that k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 kr xr is equal to 0। अभी स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको एग्जांपल से समझो। देखो क्या कह रहा है, मुझे चाहिए सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स। एन वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वेक्टर के अंदर कितने कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेक्टर्स ले लिए, ठीक है। x1 मेरा हो गया 0 2 -1, x2 मेरा हो गया 0 2 -1, x3 मेरा हो गया 1 -1 0, ठीक है। ये एक 3 वेक्टर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। ये भी एक 3 वेक्टर है, ये भी एक 3 वेक्टर है। ऐसे n कितने वेक्टर्स हो गए, 1 2 और 3, इस तरीके के 3 वेक्टर हो गए। तो r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 3। अब r वेक्टर हैं तो r ही स्केलर्स होंगे, k1 k2 kr। एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा। ये जो वेक्टर्स आए और ये जो स्केलर्स आए, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 अप टू kr xr, सच दैट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे जो स्केलर हैं वो 0 हैं। बिना 0 हुए भी स्केलर की ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे, देखो जरा, k1 की वैल्यू रखी 1, x1 की वैल्यू रखी k2 x2 k3 x3, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब बताया था अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर एडिशन करोगे तो एलिमेंट वाइज ऐड कर दोगे। तो यहाँ मैंने इस 1 का तीनों में मल्टीप्लाई किया, यहाँ -1 का तीनों में किया, यहाँ 0 का तीनों में किया, फिर 0 + 0 + 0 2 - 2 + 0 -1 + 1 0, क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। क्या मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। और मेरे सारे के सारे के 0 भी नहीं है, इट मीन्स ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। बाय डेफिनेशन मुझे r n वेक्टर्स चाहिए, n वेक्टर्स यानी कि एलिमेंट्स उनके अंदर इतने इतने हों, r यानी कि 1 2 3, एक से ज्यादा वेक्टर्स हों, जितने वेक्टर होंगे उतने ही मेरे स्केलर होंगे। ये सारे स्केलर मेरे 0 ना नहीं होने चाहिए, फिर भी मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स ये मेरे लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखो, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ोगे ना तो ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इंडिपेंडेंट में मुझे क्या चाहिए, अ सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स x1 x2 अप टू xr इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द टाइप दिस इम्प्लाइज, सारे स्केलर्स इसमें 0 होने चाहिए। अब सारे स्केलर्स अगर 0 हो गए तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी ना। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये हमेशा 0 ही आएगा। तो इंडिपेंडेंट क्या है कि अगर मेरे पास सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स है, ठीक है, और r ही स्केलर्स हैं, सारे स्केलर्स 0 हैं, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मेरे पास सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स हैं, सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो नॉन 0 हैं, कुछ 0 हैं कुछ नॉन 0 है, सारे के सारे 0 नहीं है, तब मेरे जो वेक्टर्स हैं वो मेरे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये जो हमारे डेफिनेशन वाली, बाय डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है, ये प्रॉपर्टीज में काम आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट मेथड यूज करने हैं, और ये जो इक्वेशन है k1 x1 k2 x2 अप टू kr xr, इसको याद रखना, इसको हम आगे यूज करेंगे। प्रोसीजर सीखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है वो हमें किस टाइप के गिवन है, लीनियर इंडिपेंडेंट गिवन है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स A विद एलिमेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स एज कॉलम्स, यानी कि हमें क्या करना है, जो भी वेक्टर्स गिवन है ना, वो चाहे रो की फॉर्म में गिवन हो चाहे कॉलम वेक्टर्स गिवन हो, मुझे क्या करना है, उनसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी वेक्टर है उसको हम उस ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स के कॉलम्स के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे उस ए मैट्रिक्स का रैंक हमें अच्छे से आता है निकालना, एक्लॉन फॉर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे और रैंक निकाल देंगे। अब अगर जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आ जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर ये रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाता है, तब हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। ये हमारा सिंपल सा मेथड है जो हमें यूज करना है गिवन वेक्टर्स का पता लगाने के लिए कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, क्या कह रहा है,
एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का है, तो वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। क्यों? लेट करो S1 एक सेट है, x1 x2 अप टू xn, ठीक है। S2 एक दूसरा सेट है, x1 x2 अप टू xr। अब क्योंकि r छोटा है n से, तो ऑब्वियस सी बात है S2 मेरा सबसेट होगा S1 का। ऐसा मैंने लेट किया है, S1 S2 मैंने दो सेट ले लिए हैं, r यानी कि ये जो xr तक के एलिमेंट्स हैं मेरे कम हैं, ये xn तक के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो मेरा S2 सबसेट हो गया S1 का। अब मुझे एक बात बताओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये, तो यानी कि मेरे पास जितने भी K1 K2 Kr मिलेंगे वो सभी क्या होंगे? 0 होंगे। ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत ईजी है। अगर मेरे S1 के लिए, इस x1 x2 xn के लिए जितने भी मेरे k हैं, सॉरी यहाँ पे n कर लो, n के लिए कर रहे हैं ना, जितने भी मेरे k हैं, स्केलर्स हैं, सभी 0 हैं, तो इसके जो सबसेट्स होंगे उनके भी तो सभी स्केलर ऑटोमेटिकली 0 हो गए। समझ रहे हो इस बात को? x1 के साथ जो k1 होगा वो 0 है, x2 के साथ जो k2 होगा वो 0 है, xn के साथ जो kn होगा वो 0 है, तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहला रहा है। यही हमारी मेन कंडीशन है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे 0 हैं, तो ये जो S2 है इसी के अंदर से लिया गया है, तो इसी के अंदर से लिया गया है, तो इन वाले वेक्टर्स के भी जितने स्केलर्स होंगे वो सब 0 होंगे। तो इसका मतलब अगर कोई मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का, तो वो भी मेरा क्या होगा? वो हमेशा मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इफ सुपर सेट इज इंडिपेंडेंट, सो इज द सबसेट। अगर बड़ा वाला सेट इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके सारे के सारे स्केलर 0 हैं, तो जो छोटे वाला है वो भी मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखो जरा सेकंड प्रॉपर्टी, एनी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहां उल्टा हो गया, ये कह रहा है अब अगर मेरे पास कोई सेट है, उसका जो सुपर सेट है यानी जिसमें से वो लिया गया है, अगर सबसेट मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो सुपर सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों? S1 मैंने एक सेट ले लिया, x1 x2 अप टू xn, S2 एक सेट ले लिया, x1 x2 अप टू xr। अब इसमें भी r लेस देन n हमने ले लिया, तो S2 मेरा कंटेन करेगा S1 में। अब S2 क्योंकि मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन क्या है कि जो स्केलर्स होंगे K1 K2 अप टू Kr सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा K1 K2 K3 0 नहीं है, बाकी सबके सब 0 हैं। समझ रहे हो? x1 के साथ जो K1 है वो मेरा 0 नहीं है, x2 के साथ जो K2 है वो मेरा 0 नहीं है, x3 के साथ जो मेरा K3 है वो 0 नहीं है, उसके अलावा सब 0 हैं। तो ये जिस भी सेट में से लिया गया है, S2 S1 में से लिया गया है, तो S1 के वेक्टर्स के पास भी तो K1 K2 K3 होंगे, यानी कि जो मेरा सुपर सेट है उसमें भी मुझे कुछ स्केलर ऐसे मिल गए जो नॉन 0 हैं, तो इसका मतलब मेरा जो सुपर सेट है वो क्या हो गया? वो मेरा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। इफ सबसेट डिपेंडेंट होगा तो मेरा सुपर सेट भी डिपेंडेंट होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, उससे हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को पता लगाते हैं डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x1 मेरा ये वेक्टर है 1 0 0, x2 वेक्टर है 0 1 0, x3 है 0 0 1, तो मुझे बोला है x1 प्लस x2 प्लस x3 फाइंड करो। क्या मतलब है इसका? x1 प्लस x2 x3 कब कर सकते हैं? हमें इन तीनों का एडिशन कब पॉसिबल है? x1 प्लस x2 प्लस x3, इनका एडिशन हम कैसे करेंगे? हमें इसका ये फर्स्ट एलिमेंट लेना है, x2 का फर्स्ट एलिमेंट, x3 का फर्स्ट एलिमेंट, तीनों को हम लिख देंगे 1 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1, यानी 1 प्लस 0 यानी कि 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी 1, और 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ये मेरा आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, शो दैट दी वेक्टर्स, ये मेरे पास वेक्टर है x1 और x2, मुझे बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बता रहे हैं। प्रोसीजर क्या था कि x1 और x2 जितने भी वेक्टर गिवन होंगे उनसे हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? x1 को लिख लो कॉलम के फॉर्म में, 1 2 3 था तो 1 2 3 ऐसे लिख लिया। अगर इस स्टेप में गलती कर दी तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर वेक्टर्स गिवन है तो हम उसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। 2 - 2 0, तो ये हो गया 2 - 2 0। आगे रैंक निकालनी है, रैंक निकालने का मतलब एक्लॉन फॉर्म बनानी है, एक्लॉन फॉर्म बनाने का मतलब है डायगोनल एंट्री नॉन जीरो, नीचे की एंट्री 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे आराम से। R2 माइनस, ये करेक्शन कर लेना, R2 - 2 R1 और R3 - 3 R1, तो ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया 0। अब नेक्स्ट इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये मुझे एक्लॉन फॉर्म मिल गई। एक्लॉन फॉर्म यानी कि डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, नीचे की एंट्री 0 है, जो 0 रो है वो सबसे लास्ट में है। अब इसकी रैंक कितनी आ रही है? 2 1 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे? 2। देखो जरा x1 और x2 गिवन था ना, ये नहीं देखना कि यहाँ 1 2 3, ये तो कभी से कंफ्यूज हो जाओ। 2 वेक्टर्स गिवन थे, 2 ही रैंक आ गई। इट मींस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वैल्यू, आइगन वैल्यू होती क्या है? आइगन वैल्यूज आर स्केलर यूनिक वैल्यूज लिंक्ड टू अ मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज हमारी कुछ यूनिक स्केलर वैल्यूज होती हैं जो एक मैट्रिक्स से लिंक्ड होती हैं, ठीक है। अब आइगन वैल्यू को हम निकालते किस तरीके से हैं? आइगन वैल्यू कैन बी फाउंड यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के 2 तरीके हैं। ये तो है हमारा डिटेल्ड मेथड, दैट इज a - लैम्डा i का हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है।
हमें a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जब हम लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे तो वो लैम्डा की जो वैल्यू है वही हमारी आइगन वैल्यू होती है। और दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा है, हमने ये शॉर्ट ट्रिक मेथड पढ़ा है कि बिना डिटर्मिनेंट निकाले डायरेक्टली हमारी इक्वेशन आएगी। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो भी हमारी यही इक्वेशन आएगी डायरेक्ट मेथड से जो हमारी आ रही है। तो ये अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारे शुरू के 3-4 स्टेप्स बच जाते हैं और हमारा टाइम बच जाता है। 2x2 के लिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस हमें पता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। 3x3 के लिए हमारी होती है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट। हर एक टर्म बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है। लास्ट वीडियो अच्छे से देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालते किस तरीके से। अब देखो, है लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी, रूट्स। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रूट्स निकल के आते हैं ना, वही रूट्स हमारे क्या होते हैं, वही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब आता है आइगन वैल्यू तो निकल गया, अब आता है आइगन वेक्टर क्या होता है। द आइगन वैल्यू मस्ट बी फाउंड। सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालनी होती है आइगन वेक्टर के। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वेक्टर इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो n होंगी लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमेशा 1 ही होगा इसमें। अब आइगन वेक्टर की इक्वेशन कैसे निकलती है हमारी, द आइगन वेक्टर इक्वेशन इज द इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू फाइंड द आइगन वेक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वेशन क्या है, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। a मेरा क्या होगा, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, x मेरा आइगन वेक्टर होगा और लैम्डा एनी स्केलर मल्टीपल, यानी कि जो हमारी आइगन वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर लैम्डा होगी। इसी इक्वेशन को हम इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो a माइनस लैम्डा x कॉमन आ गया इक्वल टू 0। अब अगर ये मेरा एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और लैम्डा स्केलर है तो इनका माइनस करने के लिए इसको भी एक मैट्रिक्स बनना पड़ेगा ना, इसलिए हम सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इक्वेट करने के लिए, और ये x मेरा आइगन वेक्टर हो गया। अभी देखो टर्मिनोलॉजी समझ लो, आगे हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो स्टेप्स क्या है, आइगन वेक्टर को किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स A। सबसे पहले आइगन वैल्यू निकाल लो यूजिंग द इक्वेशन डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना ये, इसकी हेल्प से आइगन वैल्यू निकल जाएंगी। वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सिमिलर टू मैट्रिक्स A। अभी बताया I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर A के सिमिलर होगा क्योंकि मुझे इनका माइनस परफॉर्म करना है। स्टेप 2 क्या है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 आर नेम्ड एज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। जो भी अगर 2, 4, 6 जो भी आइगन वैल्यू आ रही है उसको हम नाम दे देंगे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। फाइंड द आइगन वेक्टर x associated with the आइगन वैल्यू लैम्डा 1 using the equation this। जितनी भी आइगन वैल्यू आएंगी हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक लैम्डा 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, लैम्डा 2 के लिए निकालेंगे, लैम्डा 3 के लिए निकालेंगे, इस इक्वेशन का यूज करके। नेक्स्ट क्या है, रिपीट स्टेप 3 टू फाइंड द आइगन वेक्टर एसोसिएटेड विद अदर रिमेनिंग आइगन वैल्यूज। फॉलोइंग दीस स्टेप्स गिव्स द आइगन वेक्टर रिलेटेड टू द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालकर उसकी आइगन वैल्यूज निकालोगे, आइगन वैल्यू जितनी आइगन वैल्यू आएंगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उतनी ही आइगन वेक्टर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ कुछ की पॉइंट्स पर। की पॉइंट्स क्या है, आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं। इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, आइगन वैल्यू हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की निकलेगी, सिंगुलर मैट्रिक्स की नहीं निकलेगी, ठीक है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A, देन अगर मुझे A इनवर्स की आइगन वैल्यू चाहिए तो A इनवर्स की आइगन वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इनवर्स। एडजॉइंट A की आइगन वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट बाय लैम्डा, और a टू द पावर n, फॉर एग्जांपल a की आइगन वैल्यू अगर 2 आ रही है तो a स्क्वायर की आइगन वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा की पावर n डायरेक्टली, ठीक है। a एंड a डैश हैव सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि जो a होगा और a ट्रांसपोज होगा उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो एकदम सेम होंगी, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल, यानी कि अगर मेरे पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा रियल होंगे। अगर a और b कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम टाइप के और p एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, देन a एंड p इनवर्स AP की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमारी सेम होंगी। इनको हम आगे क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से हमें आइगन से समझना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। सबसे पहला स्टेप क्या बताया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा लॉन्ग मेथड है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली किस तरीके से निकाला जाएगा। देखो क्या बताया था, डिटर्मिनेंट निकालना है a माइनस लैम्डा आई का इक्वल टू 0। a की वैल्यू रख दी, लैम्डा रख दिया, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा सेम ऑर्डर का जिस ऑर्डर का a है, वरना मैं इनको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। इक्वल टू 0। आगे देखो यहाँ 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, -2 एज इट इज रहेगा, यहाँ -5 एज इट इज रहेगा और यहाँ 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जब इसको इक्वेट करोगे तो क्या मिल गया, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -6। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ट्रेस देखो, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रेस देखो, 4 + 1 5, ये आ गया 5। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, कितना आएगा
4 1 4 -10 यानी कि माइनस का 6। तो क्या तुम देख सकते हो कि अगर हम डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड है उससे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते तो मुझे डायरेक्टली ये मिल जाता, और जो प्रोसीजरल मेथड है उससे निकालने पे ये स्टेप्स हमें एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। आंसर दोनों से सेम आएगा, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो और शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो अभी ये मेरे पास मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे निकालनी है आइगन वैल्यू। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि माइनस करके माइनस का 5 आए, यानी कि -6 एंड +1 लिख लो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन आ रहा है तो लैम्डा -6 बच गया, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो लैम्डा -6, तो ये हो गया लैम्डा -6 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा हो गया इक्वल टू 6 और यहाँ से आ गया लैम्डा इक्वल टू -1। अच्छा, अब इस चीज का ध्यान रखना है, आइगन वैल्यूज या तो रिपीटेड आएंगी, रिपीटेड यानी कि एक जैसी, या तो यूनिक आएंगी, यूनिक यानी कि अलग अलग। यहाँ पर मेरी जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो मेरी यूनिक आ रही है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तो द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर, हमें क्या करना है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू हमने 6 ले लिया, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 ले लिया, आइगन वैल्यूज निकल गई। सिंपली पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालकर इक्वेशन को सॉल्व किया, वैल्यूज आ गई, वो मेरी आइगन वैल्यू हो गई। आगे के स्टेप में अब क्या करना है, अब मुझे लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है, लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। देखो जरा कैसे निकलेगा, ये देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 द आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय x1 इज इक्वल टू x1 x2। बताया था ना, हमारा जो मैट्रिक्स था A, उसका ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2, तो जो आइगन वेक्टर बनेगा वो 2 क्रॉस 1 का बनेगा, यानी 2 रोज होंगी इसमें और 1 कॉलम होगा। आइगन वेक्टर की इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्डा 1 आई x1 इज इक्वल टू 0। लिख लो, a माइनस लैम्डा 1 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का ये है उतने ऑर्डर का, ये x1 x2 और ये 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल गया। इसके बाद हमारा डायरेक्ट मेथड है, कुछ नहीं करना, हमें सिस्टम निकालना है, द रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां से हम डायरेक्ट सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम क्या बन के आएगा, -5x1 -2x2 इज इक्वल टू 0, -5x1 -2x2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक -5x1 -2x2 इज इक्वल टू 0। अब हम x2 को लेट करेंगे k और x1 की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ k। मतलब जो मेरी आइगन वेक्टर के अंदर वैल्यूज आएंगी ना, सारी एक ही वेरिएबल के टर्म में आनी चाहिए, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k, लिख लो, ये रहा x1 x2 -2k/5 आया है और ये k आया है, k को कॉमन ले लो, -2/5 और 1। अब ये जो k है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये k 0 हो गया तो ये मेरे पूरा का पूरा आइगन वेक्टर 0 हो जाएगा, और आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता। आइगन वेक्टर कैन नेवर बी 0 वेक्टर, ठीक है, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ k की कोई एक ऐसी वैल्यू लेट करके दिखा दो कि मेरा फ्रैक्शन हट जाए। अगर मैं k को 5 ले लूं तो मेरा आइगन वेक्टर क्या मिल गया, -2/5। समझ आया, ये थी हमारी आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6। अब हमें किसके लिए निकालना है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 के लिए निकालना है। देखो जरा, देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 द गिवन आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय, ये आइगन वेक्टर हो गया, a माइनस लैम्डा 2 आई x2 इज इक्वल टू 0, a एज इट इज, लैम्डा 2 इज -1, आइडेंटिटी x1 x2 0 0। इसको इक्वेट कर लो, अब क्या मिल गया, 2 -2 -5 5। इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट कर लो, 2x1 -2x2 इज इक्वल टू 0, -5x1 + 5x2 इज इक्वल टू 0। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, इसको 5 से डिवाइड कर दे, तो अल्टीमेटली एक ही इक्वेशन मिल रही है, दैट इज x1 - x2 इज इक्वल टू 0। x2 को k लेट कर लो तो x1 में कितना आ गया, k। वेक्टर में वैल्यूज पुट कर दो, k कॉमन आ गया, k 0 नहीं होना चाहिए, k को 1 लेट कर लो तो एक आइगन वेक्टर। बेसिकली देखो, किसी भी एक आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने भी आइगन वेक्टर निकल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। देखो, अब यहाँ k की अलग अलग वैल्यू हम रखते जाएंगे और आइगन वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन हमसे एक पूछा है, हर एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर बताना होता है, तो k की वैल्यू रख के दिखा दो, फॉर k इज इक्वल टू 1 x2 इज दिस, तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई आइगन वेक्टर की, 1 1 मिल गई। तो ये है हमारा मेथड। इसमें हमने सीखा कि अगर मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एक और क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है 5 0 0 5। सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, देखो मैंने बताया था अगर तुम चाहो तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई करके सॉल्व कर सकते हो, बट आई प्रेफर टाइम बचाना, तो मैं तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला लगाकर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व कर लूंगी। ट्रेस कितना आ रहा है, 5 + 5 10, डिटर्मिनेंट कितना 25, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली कितनी आ गई, लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 25, लैम्डा -5 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से लैम्डा -5 दो बार लिख सकते हैं, तो इट मीन्स मेरी आइगन वैल्यूज क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 5 5। रिपीटेड वैल्यूज हैं। अब देखो, जब भी हमारा रिपीटेड वैल्यूज का केस होता है ना, तो हमें अलग अलग नहीं सॉल्व करना पड़ता, हमें एक ही बार में वेक्टर मिल जाएगा। जैसे अगर यूनिक है तो हर आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर निकालोगे, लेकिन अगर रिपीटेड आ रही है तो हमें एक ही बार सॉल्व करना है, तो हमें एक 5 के लिए अलग और एक 5 के लिए अलग नहीं निकालना है। देखो जरा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5 द आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय x1 x2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस 5i x इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें भी जरूरी नहीं है कि पूरा a लिखो देन 5i पूरा करके दिखाओ, तुम्हें पता लग गया है ना
समझ में आना चाहिए। नाउ द मेन थिंग इज कि जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में से आइगन वैल्यू माइनस करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाकी एंट्री सेम रहेगी। यहाँ आ जाएगा 5 - 5, 5 - 5 is 0 0, x1 x2। बेसिकली ये किया क्यों जा रहा है, बीच के एक दो स्टेप्स बचाने के लिए किया जा रहा है। तो हम चाहो तो प्रॉपर डिटेल में एक स्टेप लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके डायगोनल एंट्रीज में से मैंने 5 माइनस करके डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो यहाँ से कोई भी इक्वेशन नहीं मिल रही है, x1 x2 की वैल्यू का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तो मैं x1 x2 की कुछ भी वैल्यू ले सकती हूँ। कैसे? ऐसे केसेस में x1 x2 को 0 करके नहीं लिख देना है। हम क्या करेंगे, चूज एनी रियल वैल्यू फॉर x1 एंड x2। एक बार मैंने ले लिया x1 1 x2 0, एक बार मैंने ले लिया x1 0 x2 1, तो मेरे रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर मुझे क्या मिल गए, x1 x2। एक बार 1 0 लिया था, एक बार 0 1 लिया था। ये एक 5 के लिए आइगन वेक्टर हो गया, दूसरे 5 के लिए आइगन वेक्टर हो गया। कहने का मतलब है अगर हम यूनिक के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो जितनी आइगन वैल्यू उतने आइगन वेक्टर अलग अलग निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम रिपीटेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो रिपीटेड के केस में क्या होगा, रिपीटेड के केस में हमें अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बार सॉल्व करेंगे और एक ही बार में हमारे दो। कैलकुलेटर की हेल्प से हम आइगन वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए उसमें हमें पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद हमें उसको सॉल्व करना होता है। अगर स्क्वायर है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम रूट्स बनाएंगे, और अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो अभी तक जो इक्वेशन हमारे सामने आई है वो बहुत ईजी थी, वो सॉल्व हो पा रही थी आराम से। बट जो एक जनरल मेथड है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो आपका हिट एंड ट्रायल होता है ना। आपको हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालना है, सेटिस्फाई करके देखना है, देन सॉल्व करना है। दैट इज टाइम टेकिंग। तो कैलकुलेटर की हेल्प से हम हमारा बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, चाहे हमारी इक्वेशन 2 सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स की हो, चाहे हमारी इक्वेशन 3rd ऑर्डर के मैट्रिक्स की हो। हम बहुत ही इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और आइगन वैल्यूज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। कैलकुलेटर ऑन, ये दिख रहा है ना अच्छे से, कैलकुलेटर ऑन कर लिया। अब ये जो मोड का बटन है, ये मोड, इसको 3 टाइम्स प्रेस करो, 1 2 3। यहाँ पर 3 चीजें आ रही हैं, इक्वेशन, मैट्रिक्स और वेक्टर। हमें क्या करना है, इक्वेशन चूज करना है, उसके लिए 1 प्रेस करना पड़ेगा, कर दिया। अब यहाँ पर अननोन्स आ रहे हैं पर हमारे पास तो डिग्री में है ना इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, मोड को एक और बार प्रेस करेंगे, ये मोड। अब हमें क्या करना है, अगर हमारी लैम्डा स्क्वायर टाइप की इक्वेशन है तो हम 2 चूज करेंगे, अगर लैम्डा क्यूब टाइप की इक्वेशन है तो हम 3 चूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करके देखते हैं। मैं चूज कर रही हूँ डिग्री 2, उसके लिए हम 2 प्रेस करेंगे। अब देखो यहां से है मेन, हमें क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको इससे कंपेयर करो, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेटर में इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज को फीड करना है। ठीक है, ए हमारा क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू पूछ रहा है ना, ऐसे बी की वैल्यू पूछेगा, बी हमारा क्या होगा, लैम्डा का कोफिशिएंट, और सी हमारा होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 - 2 - 5 4। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या आ रही है, लैम्डा स्क्वायर -5 - 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझसे पूछा है ए की वैल्यू बताओ, यहां पर कंपेयर करो इन दोनों को, ए की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू आ गई मेरी 1 इक्वल। अब बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू का मतलब है लैम्डा का कोफिशिएंट बताना है, कितना है -5, कर दो फीड, ये आ गया -5। नेक्स्ट सी, यानी कि ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म बच रही है, ये कितनी है -6। अब देखो हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछी, अब मुझे क्या दे रहा है, ये x1 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स ये मेरी फर्स्ट आइगन वैल्यू है। एक और बार इक्वल प्रेस करोगे, x2 इज इक्वल टू -1, ये मेरी सेकेंड आइगन वैल्यू है। तो इस तरीके से कैलकुलेटर की हेल्प से मेरे 2x2 के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकल के आ गई। ठीक है, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स निकलेंगे ना, तो अगर स्क्वायर के टर्म में है इक्वेशन तो यानी कि 2 ही आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी। हमेशा क्या करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए बी सी के बाद जो x1 होगा वो पहली आइगन वैल्यू होगी, x2 होगा वो दूसरी आइगन वैल्यू होगी। अब एक चीज हम कैसे चेक करेंगे कि जो आइगन वैल्यू आई है वो सही आई है या फिर गलत आई है। देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है ना वो ट्रेस के इक्वल होना चाहिए। सम ऑफ आइगन वैल्यू यानी कि जो आइगन वैल्यूज है उनका सम कर दो, 6 - 1 कितना आ जाएगा 5। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी कि 1 + 4 वो भी 5, दोनों इक्वल आ गए। अच्छा ये और की कंडीशन नहीं है, एंड है, ये 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई इट मींस कि जो मेरी आइगन वैल्यूज आई है वो एकदम सही आई है। अब नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मेरा होना चाहिए डिटर्मिनेंट के इक्वल। आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट करो, क्या मिलेगा -1 6 × -1 यानी कि -6, और डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 4 -10 यानी कि माइनस का 6। अब मेरा सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। इट मींस कि मेरी ये जो आइगन वैल्यूज आई हैं ये एकदम सही आई हैं। ये हमारा किसका केस है, 2x2 का मैट्रिक्स है और यूनिक आइगन वैल्यू है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड आ रही हैं तब किस तरीके से सॉल्व करना है। अब एक 3x3 के मैट्रिक्स के लिए देखो प्रोसीजर सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से ए पर लेकर आ जाएंगे, लेकिन हमें तो 3x3 के लिए चाहिए, तो दोबारा से मॉड को पूरा प्रोसेस दोबारा करो, 1 2 3, मॉड को दोबारा से 3 बार प्रेस किया, इक्वेशन पर गए,
एक और बार मोड को प्रेस किया, अब हमारी इक्वेशन है 3 डिग्री की, यानी कि अब हमारे पास कोफिशिएंट्स कितने आएंगे, ए बी सी और डी, यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। करो, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट इज ए यानी कि 1, कर दो 1, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट इज बी यानी कि माइनस का 7, कर दो फीड माइनस का 7। सी यानी कि लैम्डा का कोफिशिएंट यहां पर है ही नहीं तो यानी कि 0, और डी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 36। ABCD हो गया। x1 कितना आया 6, यानी कि मेरी पहली आइगन वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर आया x2 यानी कि -2 यानी कि मेरी सेकंड आइगन वैल्यू, एंड देन आ गया x3 यानी कि 3 यानी कि मेरी थर्ड आइगन वैल्यू। तो ये आ गई मेरी 3 आइगन वैल्यूज। अब मुझे चेक करना है कि ये सही आई हैं या फिर गलत आई हैं। तो कैसे करोगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस 6 - 2 + 3 विल बी 7, ट्रेस 5 + 1 + 1 यानी कि 7। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कर लो, 6 × 12 3 × 36 माइनस का 36, और डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है माइनस का 36। तो इट मींस मेरी ये आइगन वैल्यूज कैसी आ रही है, सही आ रही है। ये हमारा केस था यूनिक आइगन वैल्यूज का। अब एक एग्जांपल फटाफट से देख लो, अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड होंगी तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि हमने इसकी आइगन वैल्यू को कैसे निकाला है। तो सबसे पहला टास्क हमारा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लोगे, अभी बात देखो कि हम आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज द मेन टास्क। देखो, ये हमारी आइगन वैल्यू आ रही है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इज इक्वल टू 0। ABCD की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, करो। ऑल क्लियर, मोड 1 2 3 टाइम्स, इक्वेशन डिग्री 3। ए की वैल्यू कितनी 1, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू कितनी 1 क्योंकि लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। सी की वैल्यू कितनी माइनस का 21 क्योंकि लैम्डा का कोफिशिएंट -21 है। और डी की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी माइनस का 45। अब एक चीज को ध्यान से देखना है इसमें, देखो मुझे क्या मिला x1 कितना है 5 यानी कि ये मेरी पहली आइगन वैल्यू हो गई। इसके बाद मुझे क्या मिला x2 यानी कि -3 यानी कि ये मेरी दूसरी आइगन वैल्यू हो गई। इसके बाद मुझे x3 नहीं मिला, इसके बाद मुझे a मिल रहा है दोबारा से। इस चीज को ध्यान से समझना है। मैंने ABCD की वैल्यू दी, ये वापस से मुझे अब क्या मिल गया A B C D, ये तो मुझे वो वैल्यूज मिल गई जो मैंने फीड की थी। ये x1 मिल गया, ये x2 मिल गया, x3 कहाँ गया, x3 तो मिला नहीं। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो और 3 × 3 के मैट्रिक्स की इक्वेशन है और x1 x2 के बाद वापस से a मिल रहा है, x3 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो रिपीटेड है। यानी कि पहली वैल्यू आई थी 5, दूसरी आई -3, यानी थर्ड वैल्यू या तो 5 होगी या फिर -3 होगी। और उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, जो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, उसकी हेल्प से हम थर्ड आइगन वैल्यू की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। देखो जरा कैसे, ये देखो हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आइगन वैल्यू मिलेगी, यानी कि अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यू मिलेगी, 3 × 3 का मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब अगर कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो तो ABCD की वैल्यू पुट करने के बाद x1 मिलेगा, x2 मिलेगा। अगर x3 मिल रहा है तो इट मीन्स ये तो दिख रहा है कि तीनों वैल्यूज यूनिक है। लेकिन अगर x3 नहीं मिल रहा है, x2 के बाद दोबारा से a मिल रहा है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू रिपीटेड है। और वो कैसे निकलेगी, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू लिख लो 5 -3 और प्लस x3 इज इक्वल टू -2 + 1 + 0। यहां से x3 की वैल्यू आ गई। अब इसको चाहो तो चेक कर लो प्रोडक्ट वाली कंडीशन से, प्रोडक्ट करो 5 × -3 × -3 इज इक्वल टू 45। और क्या ये 45 डिटर्मिनेंट था, ये 45 में डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया था। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है बाय कैलकुलेटर कि हम अपनी आइगन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं इजीली। टाइम बहुत कम लगता है इससे, चाहो तो बिना इसके निकालो, चाहो तो कैलकुलेटर से निकालो। चेक जरूर कर लेना आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है, कौन सा नहीं है। देखो मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं कि किस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है या फिर लॉन्ग ट्रिक यूज करनी है, या अपना दिमाग लगाना है कि आपको टाइम किस में कम लगना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ लॉन्ग मेथड की, a माइनस लैम्डा आई यानी कि डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा माइनस करके लिखना है, तो 3 - लैम्डा 2 - लैम्डा 5 - लैम्डा। अब एक चीज चेक करो, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या लॉन्ग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 - लैम्डा 2 - लैम्डा 5 - लैम्डा -0 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रख रही हूँ तो मुझे डायरेक्टली मेरी आइगन वैल्यूज मिल जा रही हैं। तो यहाँ मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उस तरीके से निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि आप चाहे इससे करो चाहे शॉर्ट ट्रिक से करो, वो आपकी चॉइस है। हमें इक्वेशन चाहिए और आइगन वैल्यूज चाहिए। आइगन वैल्यूज क्या आई, 3 2 5, तीनों अलग अलग आई। इट मीन्स द आइगन वैल्यूज आर यूनिक, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नाम कर दिया। अब क्योंकि आइगन वैल्यूज आ गई, अब हर एक आइगन वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, एक एक आइगन वेक्टर निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, द आइगन वेक्टर x1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3, a माइनस लैम्डा आई x1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में से डायगोनल में से 3 माइनस करके हम लिख लेंगे। देखो जरा, ये आ गया। इक्विवेलेंट सिस्टम बना लो, x2 + 4x3 इज इक्वल टू 0 माइनस x2 + 6x3 इज इक्वल टू 0, 2x3 इज इक्वल टू 0।
देखो, जो मैंने मेथड बताया है कि 3 इक्वेशन आ रही हैं, वो एक जनरल मेथड है आपका, ठीक है। अगर तीनों इक्वेशन कंप्लीट है, कोई भी एंट्री 0 नहीं है, तो उसको यूज करो। अब यहाँ मुझे दिख रहा है x3 मेरा 0 है, अगर मेरा x3 0 हो गया तो x2 भी 0 हो गया, और x3 x2 अगर 0 हो गया तो x1 की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास तीनों इक्वेशन x2 और x3 के लिए हैं। तो अगर मेरे पास किसी वेरिएबल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उसको हम k लेट कर लेंगे। इसका मतलब है हम उस वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं, x1 को मैं कुछ भी रख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा आइगन वेक्टर क्या आ गया, x1 k, बाकी के 0 0, तो 1 0 0, k को 1 लेट कर लो, ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। अब हम निकालते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 के लिए। आइगन वेक्टर x2 कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाय, देखो जरा, अगेन हम वही काम करेंगे, a माइनस लैम्डा 2 आई x2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 आई, डायगोनल एंट्रीज में से 2 माइनस करके लिख दो, लिख दिया। सिस्टम बना लो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सिस्टम क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, 6x3 इज इक्वल टू 0, 3x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि डायरेक्टली दिख रहा है x3 मेरा 0 आ गया। अगर x3 0 आ रहा है तो x1 प्लस x2 मेरा इक्वल टू 0 आ रहा है। x1 को k लेट कर लेते हैं तो x2 कितना आ गया, माइनस k। तो मेरा सेकंड आइगन वेक्टर क्या मिल रहा है, k माइनस k 0, k कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 0, और k अगर 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। थर्ड आइगन वेक्टर निकालते हैं, व्हेन लैम्डा 3 इज इक्वल टू 5 लेट x3 इज इक्वल टू, क्या आ गया, ये मेरे आ गए वैल्यूज। लैम्डा 3 मेरा कितना है 5, डायगोनल एंट्रीज में से मैंने माइनस करके लिख दिया, ठीक है। माइनस करके लिखने के बाद मुझे मेरा क्या मैट्रिक्स मिल गया, ये मिल गया। अब इसे हम बना लेंगे अपना इक्विवेलेंट सिस्टम। देखो इक्विवेलेंट सिस्टम बन गया, इक्विवेलेंट सिस्टम बन गया। अब इसके बाद इसमें 2 ही इक्वेशन आ रही है, है ना, 2 इक्वेशन आ रही है, तो डायरेक्टली क्या करो, x3 को k लेट कर लो। x3 अगर k है तो x2 मेरा कितना आ गया 2k, इन दोनों वैल्यूज को 1 में पुट कर दो, तो x1 कितना आ गया 3k। यहाँ से एक थर्ड आइगन वेक्टर क्या मिल गया, 3k 2k k कॉमन आ गया, ये मिल गया, k नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, k इज इक्वल टू 1 ले लो, ये आ गया मेरा थर्ड आइगन वेक्टर। तो बेसिकली लैम्डा 1 यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए 3 के लिए हमें ये आइगन वेक्टर मिल गया, सेकंड आइगन वैल्यू के लिए हमें ये मिल गया, और थर्ड आइगन, और उसके केस में जो आइगन वेक्टर निकलता है वो किस तरीके से निकलता है। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको सभी टॉप राइट कॉर्नर पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से ही हम इसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखो जरा, जो हमारा मेथड है, मेथड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। देखो ये रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द करेक्ट मेथड, इट इज द डिटेल्ड मेथड। तो हमें क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसमें से आइगन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके हम लिख देंगे। आइगन वैल्यू को हम लेट कर रहे हैं लैम्डा। अब हमने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी है कि डायरेक्टली आइगन वैल्यूज किस तरीके से निकलेंगी, वो देखो जरा। ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, 3x3 का मैट्रिक्स था, तो 3x3 की हमारी आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ट्रेस सॉल्व कर लेना, -2 + 1 आपका आ गया -1, सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ डायगोनल इज -21, डिटर्मिनेंट इज 45। डिटेल्ड वीडियो इस पूरे डिस्कशन पे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, ये टर्म्स किस तरीके से निकलेंगे, इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। टॉप राइट कॉर्नर पर आप चेक कर सकते हो, वहां पर आपको सभी रिलेटेड वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, जो हमारी करंट चल रही है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा -45 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे। अब मैं कैलकुलेटर देखो बार बार नहीं बता रही हूँ, कैलकुलेटर के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। ये हमारी ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की, ये डी की। कैलकुलेटर में डायरेक्टली हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेटर हमें दे देगा -3 and 5। कैलकुलेटर कभी भी रिपीटेड वैल्यू नहीं देगा, मैं फिर से बता रही हूँ, कैलकुलेटर से कभी भी रिपीटेड वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। कैलकुलेटर से आपको मिलेगा -3 and 5। अगर 2 ही वैल्यू मिल रही हैं, इट मींस थर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और थर्ड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसको एक्स लेट कर लो। सम ऑफ दीज आइगन वैल्यूज विल बी ऑलवेज इक्वल टू योर ट्रेस, तो यानी -3 + 5 + x विल बी इक्वल टू -1, तो आपको क्या मिल जाएगा -3। इट मींस -3 इज योर रिपीटेड आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब हमें देखना है कि रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों सेम है ना, -3 आइगन वेक्टर निकालना है। आइगन वेक्टर हमने लेट कर लिया x1 x2 एंड x3। आइगन वेक्टर किस तरीके से निकलता है, a माइनस लैम्डा 1 i x1 इज इक्वल टू 0। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +3, तो a + 3i x1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल में इस 3 को ऐड करके हम अपना रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। ये सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए, आपको और क्लियरली बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ये हमारा आगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब मेथड क्या है, यहां तक सेम चलेगा, हमने यूनिक के लिए सीखा था ना, सेम मेथड चलेगा। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हमने सीखा था, इसका मल्टीप्लाई कर दो, x1
प्लस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 0, माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी तीनों इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया डायरेक्टली। जब हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं मैंने कैलकुलेटर से भी निकालना सिखा दिया है, ठीक है। अब जब हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं उसके लिए भी फिक्स मेथड है। यूनिक के लिए हम पढ़ के आए थे, ये इक्वेशन आएंगी, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैं आगे बता दूंगी दोबारा से। कहीं पर भी इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल नहीं है, फिक्स मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है और उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन लेंदी जरूर दिख रहा है पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो जब भी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे तो ये जो तीनों इक्वेशन आएंगी ना, ये तीनों एक दूसरे का मल्टीपल है। यहां देखो x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, इसी इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी 2x1 प्लस 4x2 माइनस 6x3, और इसी इक्वेशन में अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगर तीनों इक्वेशन एक दूसरे का मल्टीपल हैं और हम इनको सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे पास तो x1 x2 x3 तीनों 0 आ जाएंगे। मुझे वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें तो निकालना है ना, आइगन वेक्टर निकाल के देना है। तो जब भी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाल रहे हो, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट क्या करना है, तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। ऑल द इक्वेशंस आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। हमने उठा लिया थर्ड इक्वेशन, माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। x2 को a लेट कर लो, x3 को b लेट कर लो। x1 क्या आ गया 3b माइनस 2a। अब मेरा आइगन वेक्टर क्या बन गया, यहाँ x1 की वैल्यू लिख ली, यहाँ x2 की वैल्यू लिख ली और यहाँ पर x3 की वैल्यू लिख ली, तो 3b माइनस 2a a b। अब कोफिशिएंट सेपरेट करके लिख लो। अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ a, तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ 1 और यहाँ 0, प्लस b का कोफिशिएंट इधर 3, इधर 0 और इधर 1। इसको जब दोबारा सॉल्व करके लिखोगे तो वापस ये आ जाएगा ना। इसको मैंने बस इस फॉर्म में लिख लिया, a और b मेरे 0 नहीं होने चाहिए, तो मेरे दो आइगन वेक्टर मिल गए एक ही बार सॉल्व करने से। एक मिल गया -2 1 0, एक मिल गया 3 0 1। तो ये मेरे दो आइगन वेक्टर आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड वाली आइगन वैल्यू। ये आपका फिक्स मेथड है, रिपीटेड आइगन में से एक इक्वेशन उठाओ, a b वेरिएबल लेट करो, पुट करो, सेपरेट करो, दो वेक्टर दे दो। ये तो हमने निकाल लिया -3 के लिए, आइगन वैल्यू एक और आई थी ना 5। अब हम 5 के लिए निकालेंगे और 5 के लिए उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम अब तक निकालते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक वाली आइगन वैल्यू है ना, तो उसको यूनिक वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखो जरा, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग टू λ3 इज इक्वल टू 5 आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय x3, यानी कि x1 x2 x3 ये रहा, ठीक है। a माइनस λ3 i x3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 5 i x3 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स बनाने के बाद इक्वेशंस बना ली, ठीक है। इक्वेशन ये आ गई तीनों। अब मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास यूनिक आइगन वैल्यू हो और आइगन वेक्टर निकालना हो, इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है। कोई भी दो इक्वेशन उठाएंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे। अगर मैं थर्ड इक्वेशन में, ये रही थर्ड इक्वेशन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा एक ही वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा x1। देखो जरा, मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन बाय 2 एंड देन ऐड इक्वेशन 2, ये मुझे मिल गया x2 इज इक्वल टू -2x3। अब x3 को k लेट करूंगी तो x2 क्या मिल गया -2k। x2 और x3 k के टर्म्स में आ गए, अब बचा क्या x1। x2 और x3 मेरे k के टर्म्स में आ गए, बचा क्या x1। कौन सी इक्वेशन मैं यूज कर चुकी हूं, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मैंने यूज नहीं की है अभी तक, फर्स्ट इक्वेशन। इट मींस इस x2 और x3 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे मेरे आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। देखो जरा, ये मुझे मिल गया फ्रॉम इक्वेशन 1, x1 का वैल्यू मुझे मिल गया -k, x3 यानी कि जो थर्ड आइगन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू -k, x2 की वैल्यू -2k, x3 की वैल्यू k इज इक्वल टू k कॉमन ले लो, ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई। k 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेट कर लिया k इज इक्वल टू 1, तो मेरा आइगन वेक्टर corresponding to the eigenvalue 5 क्या आ गया -1 -2 1। It means for the eigenvalue λ1 is equal to λ2 is equal to -3 we have two eigenvectors and for λ3 is equal to 5 we have this eigenvector. So these are the required eigenvalues -3 -3 5 and these are the required eigenvectors. आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नाउ अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 1 की सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड की जाए, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डिस्कस किए जाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वरना हम इस सीरीज़ को यहीं एंड करेंगे और कल से हम यूनिट 2 के जो क्विक रिवीजन के वीडियोज़ हैं उसको अपलोड करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।